ओम नमः शिवाय। कैलाश मानसरोवर यात्रा में आपका स्वागत है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो 24 जून को चल रही है, उस ग्रुप में जो जाने वाले सभी यात्री हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की जानकारी के लिए ये वीडियो बनाया गया है ताकि आपको उस यात्रा की जानकारी मिले। जो लोग 24 जून के ग्रुप में हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है। 24 तारीख हमारे यात्रा प्रोग्राम से शुरू हो रहा है। मैं उसकी पहले आपको जानकारी देती हूँ। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आंसर रहेंगे जो सभी के मन में होते हैं नॉर्मली, उसकी जानकारी दूंगी। और अभी जो हालात चल रहे हैं तिब्बत में, उसकी थोड़ी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम से। 24 जून को सभी का काठमांडू अराइवल है। ये दिन सभी को शाम तक 24 जून को कंपलसरी पहुंच जाना है। शाम तक आपको काठमांडू में अराइवल हो जाएगा। सभी को अपने अपने अराइवल के टाइम पे पिकअप दिया जाएगा। वहां पे एयरपोर्ट पे हमारे पर्सन्स रहेंगे पिकअप के लिए, जो हमारे टूर्स का बोर्ड लेके खड़े रहेंगे। जैसे कि आप जिस टूर से आपकी बुकिंग हुई है, उसी टूर्स के नाम का बोर्ड रहेगा वहां पे। प्लस आपके ग्रुप में पिकअप पर्सन का नाम नंबर दोनों ही दिया जाएगा, ताकि आपको अगर वहां पहुंच के कहीं नहीं मिले कोई, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। आप सभी के टाइमिंग्स और अराइवल सब कुछ हमारे पास है। आप सभी काठमांडू अराइवल होंगे 24 तारीख को। पिकअप करके सबको होटल ट्रांसफर दिया जाएगा। उस दिन सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अराइवल है, कोई दूसरा काम नहीं है। जो लोग सुबह अराइवल होने वाले हैं, उनके पास पूरा दिन पड़ा है। अपने आप कहीं पे भी जाना चाहते वो जा सकते हैं। कंपनी की तरफ से उस दिन सिर्फ पिकअप है अराइवल का, यानी काठमांडू एयरपोर्ट पे आप उतरेंगे तो वहां से होटल तक लेके जाने की हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हम आपको ले देंगे। उसके बाद आपको कहीं पे भी घूमना है तो आप अपने हिसाब से जा सकते हैं। तो ये काठमांडू अराइवल डे हो गया 24 तारीख। 25 तारीख हमारा साइट सीन डे है। 25 तारीख को हम काठमांडू के मुख्य मंदिरों का साइट सीन करेंगे, जैसे पशुपतिनाथ, बूढ़ा नीलकंठ, गुजेश्वरी देवी, बौद्ध टेम्पल एंड बौद्ध स्तूप। ये हम मंदिरों का दर्शन करते हुए दोपहर तक हम वापस आ जाएंगे। दोपहर के बाद आपके लिए फ्री समय दिया गया है। किसी की कोई शॉपिंग बाकी हो तो वो कर ले, कुछ चीजें रह गई हो तो वो सब कंप्लीट कर ले। शाम को हमारी यात्रा मीटिंग रहेगी। उस यात्रा मीटिंग में यही कार्यक्रम फिर से दोहराया जाएगा। साथ में आपको डफल बैग, आपके जो सामान आप लाए हो साथ में, वो सामान में हम आपका सामान आगे नहीं जाएगा। हम आपको बड़ा सा डफल बैग देंगे जिसमें आपका पूरा सामान आ जाएगा। एक छोटा बैकपैक देंगे, शोल्डर बैग। उस शोल्डर बैग में आपकी मुख्य चीजें होगी जो आपको जरूरत की चीजें होती है। और साथ में देंगे आपको एक छोटा सा पर्स, स्लिंग बैग जिसको कहते हैं, जिसको हम साइड में पहन सकते हैं, जिसमें आपका मोबाइल, आपका पासपोर्ट और आपके पैसे रह सकते हैं। और एक आपको हम देंगे गरम कैप, जो छोटी हाफ कैप होती है, जिसमें हमारा सर और कान दोनों ढक के जाते हैं, वैसा हम छोटा आपको कैप देंगे। और देंगे एक डाउन जैकेट। डाउन जैकेट जो सबसे ऊपर पहना जाता है, यानी आपके थर्मल वेयर, उसके बाद नॉर्मल कपड़े, उसके बाद कोई स्वेटर्स या ऐसा कुछ, और उसके बाद ऊपर ये डाउन जैकेट पहना जाता है। तो ये इतनी 5 चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे: डफल बैग, शोल्डर बैग, स्लिंग बैग, छोटा सा पाउच और कैप और डाउन जैकेट। ये 5 चीजें हमारी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएगी। उन सभी बैग्स पे एक नंबर होते हैं, वो नंबर आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपकी बैग्स, जो बड़ी डफल बैग है, वो आपके साथ ट्रैवल नहीं करेगी। वो ट्रक में आती है आपके साथ यात्रा में। तो अगर बस में भी आती है, अगर ऊपर के डिक्की में जाके भी आती है, तभी आपको आपके साथ नहीं होती है वो बैग्स। तो आपको जब भी कहीं पे भी होटल में जाते हैं, तब आपके जो रूम में शेरपा स्टाफ आते हैं और पूछते हैं कि आपका बैग नंबर क्या है, यानी आपको बैग नंबर बताना है ताकि वो आपका बैग आपकी रूम तक पहुंचा सके। सो ये सुविधाओं के लिए ही हमें अपनी बैग देनी पड़ती है। तो आपका बैग आपको काठमांडू होटल पे ही छोड़ देना है, क्लॉक रूम में। आप जब रिटर्न वापस आएंगे यात्रा करके, तब आप अपना बैग वापस ले लीजिए। ठीक है, ये 5 चीजें जो हम आपको देंगे, उसमें से कोई भी चीज आपको हमें वापस नहीं करनी है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यात्रा प्रोग्राम जो अब हम डिस्कस करेंगे काठमांडू में 25 तारीख को, तो ये सब चीजें दी जाएगी और यात्रा का प्रोग्राम बताया जाएगा। प्लस काठमांडू से आगे जाने के लिए अभी कोई नए चेंजेस हो यात्रा में, तो वो भी बताए जाएंगे। अब ये हो गया 25 तारीख का कार्यक्रम। 26 तारीख को सुबह हम चलेंगे बॉर्डर जाने के लिए। बॉर्डर वहां से सुब्रोबेसी बॉर्डर 7 घंटे की दूरी पे है। 7 घंटे के ट्रैवलिंग हमें करना है। जो आपको वक्त दिया जाएगा, उस वक्त से तैयार रहिए और सुबह यात्रा के लिए निकलिए। इस 3 दिनों में हमें सिर्फ होटल का फूड मिलेगा। जो जिस होटल में हम रुके हैं, वहां पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमारा तीनों होता है। और ये जब 26 तारीख को हम सुबह निकलेंगे, तब हमारा ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे, या तो पैक ब्रेकफास्ट लेंगे। अगर हम जल्दी निकलेंगे तो पैक ब्रेकफास्ट लेंगे, और हम समय से निकलेंगे, जो हमें समय दिया गया है उसमें ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, तो हम ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे।
रास्ते में ऑन द वे हमारा लंच रहेगा और रात को जब हम बॉर्डर जहां पे पहुंचेंगे शाम को, तो उस होटल में हमारा खाना पीना भी रहेगा अरेंजमेंट। ये तीनों दिनों हम जो होटल में रुके हैं वहां पे हमारे लिए ट्विन शेयरिंग की व्यवस्था की गई है। तीसरा दिन हो गया 26 तारीख। 27 तारीख को सुबह हम चलेंगे बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए। सुबह जब बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए आप चलेंगे तब आपको सुब्रबैसी बॉर्डर पे इमिग्रेशन काउंटर है। इमिग्रेशन काउंटर पे हमें लाइन पे खड़ा रहना पड़ेगा और टर्न बाय टर्न हमारा इमिग्रेशन और वीजा प्रोसेस वहां पे होगा। ये जो चीजें इमिग्रेशन जो पार्ट है वो हमारा तिब्बतियन गाइड कराएगा। इन सभी चीजों को आपको गाइड करेंगे हमारी ग्रुप लीडर्स और हमारे शेरपा लीडर्स जो आपके साथ चल रहे हैं यात्रा में। इमिग्रेशन खत्म करने में कम से कम 2 से 3 घंटा मिनिमम लग जाएगा। हमारे आगे भी कोई ग्रुप हो सकता है, हमारे ग्रुप को भी क्रॉस करने में टाइम लग जाएगा, बिकॉज ये प्रोसेस है पूरा वीजा का। तो वहां पे ये जो हमें इमिग्रेशन कराते हैं जो तिब्बतियन गाइड, उनके पास सभी पेपर्स होते हैं, वो पेपर्स लेके आते हैं और हमारा स्टेप बाय स्टेप सभी की चेकिंग करके वो हमें वहां से क्रॉस करवाते हैं। ये 3 घंटे का मिनिमम टाइम गिन लीजिए। क्रॉस करने के बाद हमारे कोच मिलते हैं हमें, तिब्बत से जो कोच आए हुए हैं हमें पूरी यात्रा के लिए, उस कोच में हमें ट्रांसफर किया जाता है और उस कोच से हमें ले जाते हैं आगे कैरुंग सिटी पे। कैरुंग सिटी कम से कम 45 मिनट्स का ड्राइव है। वहां से 45 मिनट्स 1 घंटा ड्राइविंग करके हम कैरुंग सिटी पहुंचेंगे। यानी यात्रा का हमारा ये होगा चौथा दिन। 27 तारीख को हम कैरुंग सिटी पहुंच जाएंगे। वहां पे हम रुक जाएंगे। कैरुंग सिटी हाइट पे होने के कारण जब हम वहां पे पहुंचेंगे तो शायद किसी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो कि मुझे हाई ब्रीथिंग फील हो रही है। थोड़े टाइम में 15-20 मिनट में वो सेटल हो जाता है। सो इन चीजों से डरिएगा नहीं। ये हो गया हमारा कैरुंग सिटी, तिब्बत का पहला सिटी। 28 तारीख को पूरा दिन हम कैरुंग सिटी में रुकने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम हवामान के साथ अनुकूल हो जाए। हवामान के साथ अनुकूल होने के लिए हमें पूरा ये दिन चाहिए वहां पे। तो 28 तारीख को हम रुक जाएंगे कैरुंग सिटी में और पूरे दिन हवामान के साथ अनुकूल होंगे। हम बाहर घूमने जाएंगे उस सिटी में, ताकि 2-3 बार दिन में, ताकि हम उस हवा में सेटल हो जाए। 29 तारीख को सुबह हम चलेंगे सागा के लिए। सागा वहां से 5 से 6 घंटे की दूरी पे है। वो ट्रैवलिंग करने में हम सुबह नाश्ता करके निकलेंगे और वहां रास्ते में हमें लंच सर्व कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे साथ खाना बना के ले लेते हैं साथ में शेरपा स्टाफ। और फिर हम पहुंचते हैं दोपहर तक सागा, 3-4 बजे तक। सागा आने के बाद हम वही सेम प्रोसेस करेंगे। हम रुक जाएंगे और थोड़ी देर बाद सेटल होने के बाद हम थोड़ा बाहर घूमने निकलेंगे। सागा भी अच्छा सिटी है तिब्बत का। तो इस तरह से हम 29 तारीख को सागा रुक जाएंगे। 30 तारीख को सुबह हम चलेंगे सागा से मानसरोवर के लिए। सुबह ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे और दोपहर तक हम मानसरोवर पहुंच जाएंगे। सेम वे दोपहर तक हम मानसरोवर पहुंचने के बाद पहले लंच करेंगे और मानसरोवर पहुंचने के बाद वहां पे इकोजोन लागू होता है। इकोजोन लागू होने के कारण हमारी जो ये कोचेस है वहां पे रख दिए जाएंगे और हमें न्यू कोचेस दिए जाएंगे जो ग्रीन जोन कहा जाता है। ग्रीन बस आएगी। वो ग्रीन बस हमें पूरा मानसरोवर के एरिया और दार्जिलिंग तक हमें वही आगे यात्रा कराएगी। तो ग्रीन बस में हम सभी लोग शिफ्ट हो जाएंगे और ग्रीन बस हमें पूरा लेके मानसरोवर की परिक्रमा करवाएगी। मानसरोवर की परिक्रमा कंप्लीटली 90 किलोमीटर की है, जो हमें 1.5 घंटे से ज्यादा 2 घंटे लगते हैं। इस परिक्रमा के दौरान हमें राक्षस ताल के दर्शन होंगे और बौद्ध मोनास्ट्री के भी दर्शन होंगे। वो दोनों करते हुए हम मानसरोवर की परिक्रमा करते हुए मानसरोवर तट पे रुकने के लिए चू गोम्पा करके जो जगह है वहां पे हम रुकेंगे। अब यहाँ तक हम जो भी रुके हैं वो सभी जगह होटल थी हमारे पास। कैरुंग है, सागा है, तो ये सब जगह होटल थी। अब मानसरोवर पे आने के बाद हमें गेस्ट हाउस मिलेंगे रुकने के लिए। यहाँ पे हमारा कंपनी जो गेस्ट हाउस जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, तिब्बत की कंपनी, वो गेस्ट हाउस में ग्रुप शेयरिंग में रुकना पड़ेगा। यानी कोई रूम में 4 लोग, कोई रूम में 5 लोग। ये जो ग्रुप शेयरिंग रूम होते हैं उसमें टॉयलेट बाथरूम अटैच नहीं होते हैं, कॉमन टॉयलेट्स होते हैं यहाँ पे। तो इस जगह हमें यहाँ पे रुकना है मानसरोवर पे। मानसरोवर पे स्नान जो है वो पानी में हमें डुबकी लगाने की अलाउ नहीं है तिब्बत तरफ से। तो हमें स्नान करने के लिए मानसरोवर के किनारे बैठना पड़ता है और वहां पे हमारे शेरपा स्टाफ आपको टब एंड बकेट प्रोवाइड करेंगे। वो पानी से आप स्नान कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि जहां हम रुके हैं वहां पे हम शावर टेंट लगाएंगे और दूसरे दिन सुबह आप वहां पे मानसरोवर का जल हमारे स्टाफ जो लेके आते हैं, वहां पे सभी वही जल प्रोवाइड होता है, सप्लाई होता है। तो उस जल को हम गर्म करके देंगे। जो लोग ठंडे पानी से स्नान नहीं कर पाते वो दूसरे दिन इस तरह मानसरोवर के जल से सुबह गर्म पानी पे शावर टेंट में स्नान कर सकते हैं, टन बाई टन। तो ये हो गया हमारा स्नान का कार्यक्रम। अब हम मानसरोवर रुक चुके हैं। हमने पूर्णिमा के दिन स्नान कर लिया है। रात को हम जो कोई मानसरोवर के किनारे दर्शन करना चाहते हैं वहां जा सकते हैं चल के।
मानसरोवर पे जाने की परमिशन हमारा गाइड देता है, उससे हम परमिशन लेके जाएंगे। ये सभी कंप्लीट करने के बाद हम चलेंगे वहां से दार्जिन। दार्जिन जो है 31 तारीख को हम दार्जिन चलेंगे। दार्जिन 45 किलोमीटर्स की दूरी पे है, यानी हम 1 घंटे में दार्जिन पहुंच जाते हैं। दार्जिन कैलाश का बेस कैंप कहा जाता है। यहाँ से कैलाश के बहुत नजदीक दर्शन है। साउथ फेस ऑफ कैलाश जो कहा जाता है वो बहुत नजदीक से दर्शन है यहाँ से हमें। तो हम दार्जिन में आके रुकेंगे। दार्जिन में आने के बाद आपको गाइड सभी से पूछेगा कि किन किन लोगों को अष्टपद के दर्शन जाना है। अष्टपद यानी नंदी फेसिंग कैलाश। नंदी महाराज भगवान के सामने है एक बाजू, और एक बाजू अष्टपद का पर्वत है। जैन तीर्थंकर ऋषभ देव साक्षात सदैह है जो कैलाश निर्वाण जो उनका हुआ है वो इस जगह को कहा जाता है। तो यहाँ से ये साउथ फेस जो आप नीचे से देख रहे हैं दार्जिन से, उससे और काफी नजदीक से देखने की जगह है। ये बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। यहाँ से आपको लोकल परमिट बनानी पड़ती है वहां पे। ये हमारा गाइड करेगा। आपको 500 युआन चार्ज करेंगे वो लोग, और एक लोकल जीप आएगी वहां की। उस जीप में सभी को बिठा के, जितने लोग होंगे उतने हिसाब से जीप आएगी और सबको भेजा जाएगा। 2 घंटे की टाइम मिलेगा आपको वहां पे जाके। थोड़ा आप ऊपर भी जाके दर्शन कर सकते हैं और फिर घूम के वापस आइए। ये बहुत अच्छे दर्शन है। जिनको जाना है वो जा सकते हैं। कुछ लोग जो लोग नहीं जाना चाहते हैं वो नीचे रुक सकते हैं। अब यहाँ तक हमारा 1 जुलाई का प्रोग्राम खत्म हो चुका है। अब आगे शुरू हो रही है कैलाश की परिक्रमा। 2 जुलाई से हम कैलाश की परिक्रमा शुरू करेंगे। परिक्रमा जो है वो 3 दिनों में पूरी होती है। पहला जो पड़ाव है वो हमें यमद्वार से शुरू करना होता है। पहले पड़ाव में हमें 12 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। यमद्वार तक सभी लोग आएंगे, जो लोग यात्रा में जाना चाहते हैं वो भी, जो नहीं जाना चाहते परिक्रमा में वो भी। जो परिक्रमा यात्री होंगे वो आगे स्टार्ट करेंगे यमद्वार से आगे परिक्रमा। 12 किलोमीटर का ट्रैकिंग घोड़े वाले घोड़े से जाएंगे। पॉटर कर जिन्होंने किया होगा वो अपना पॉटर आ जाता है, वो चलना शुरू करेंगे। चलने वाले सबसे पहले शुरू कर देंगे कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, पॉटर या घोड़ा खुद ही चल रहे अपना बैकपैक उठा के, तो वो पहले यात्रा शुरू कर देंगे। तो ये 12 किलोमीटर का जो ट्रैकिंग है वो हल्की चढ़ाई है। धीरे धीरे स्लोप बाय स्लोप हम चढ़ते जाते हैं, और इस चढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं है ज्यादातर। तो हम 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग कम से कम 4 से 5 घंटे में पूरी करते हैं। इस जो ट्रैकिंग है वो हम साउथ फेस ऑफ कैलाश से शुरू करते हैं। 6 किलोमीटर का ट्रैकिंग जब हम कंप्लीट करते हैं तब हमें वेस्ट फेस ऑफ कैलाश के दर्शन होते हैं, और उसके आगे 12 किलोमीटर का जो पड़ाव है वो नॉर्थ फेस ऑफ कैलाश। ये 3 मुख्य दर्शन है कैलाश के। ये फेसेस हमें कैलाश यात्रा के दौरान देखने मिलते हैं। जो लोग परिक्रमा में नहीं जाते हैं वो वापस दार्जिन चले जाते हैं। अब आगे जो पड़ाव में रुकने वाले हैं लोग, वो पहले पड़ाव में जाके रुक जाएंगे। पहले दिन का जो हमारा मुकाम होता है, साथ में हमारा किचन भी ऊपर चलता है। तो पैक लंच दिया जाएगा उस दिन, ताकि आप लोग रास्ते में जो भी आपको चाहे, मतलब पैक लंच में जो दिया गया वो खा सकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट करके हम निकलते हैं, पैक लंच हमें दिया जाता है। किचन हमारा वहां पे शाम को आप जब पहुंचते तब तक किचन भी पहुंच जाता है। फिर वहां पे जाके वापस आप सबके लिए गरम खाना बनाया जाता है और आपको सर्व किया जाता है। सो ये हो गया हमारा परिक्रमा का पहला दिन 2 जुलाई। 3 जुलाई को सुबह हम चलेंगे परिक्रमा के दूसरे पड़ाव पे। ये सबसे कठिन दिन है यात्रा का। इस दिन हमें डोलमाला की घाटी यानी डोलमाला पास, जो 18,600 फीट की हाइट है हाईएस्ट, वो हमें क्रॉस करनी है। तो इस दूसरे पड़ाव में जो कठिनाई भरी जो ट्रैकिंग है वो 8 किलोमीटर की है। 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद हम डोलमाला की घाटी तक पहुंच जाते हैं। तो ये डोलमाला की घाटी से हमें गौरी कुंड के दर्शन होते हैं, और फिर हमें डोलमाला की घाटी उतर के ऑल द वे जुतुलपुक तक जाना होता है। तो जो कठिनाई है वो ट्रैकिंग तक, डोलमाला की घाटी तक है। उसके बाद सिर्फ 3 किलोमीटर की घाटी की उतराई है, जो सभी को खुद करनी है। पत्थरों से बनी घाटी है। घोड़े वाले भी आपको वहां पे उतार देंगे। घोड़े वालों को भी चल के ही उतरनी है। ये सभी लोग नीचे उतरेंगे, और घोड़े वाले जो भी लोग हैं जिन्होंने घोड़ा किया उनको घोड़े वाले बिठा के ऑल द वे जुतुलपुक लेके जाएंगे। तो हमको जुतुलपुक पहुंचते पहुंचते ऑल द वे शाम हो जाती है। शाम को सब लोग जुतुलपुक पहुंच जाएंगे। सेम गेस्ट हाउस है वहां पे रुकने के लिए, सभी को वहां पे स्टे दिया जाएगा। कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, और उस दिन भी सेम पैक लंच दिया जाएगा, और किचन आपके साथ ही चल रहा है। आप पहुंचेंगे तब तक किचन भी पहुंच जाता है, फिर गर्मा गर्म खाना पीना सर्व किया जाता है। तो ये हो गया हमारा परिक्रमा का दूसरा दिन। तो हम 4 जुलाई को दूसरे दिन पे रुक जाएंगे।
फिर 5 जुलाई को हम सुबह 8 किलोमीटर की जो परिक्रमा बाकी रहती है उसके लिए हम कंप्लीट करेंगे। करीब 2 से 3 घंटे में ये कंप्लीट हो जाती है और सभी यात्री आने के बाद हमारी बस चुंगदो करके जो एक जगह है वहां पे हमें लेने आ जाती है, जहां पे परिक्रमा पूर्ण होती है। सभी यात्री को बिठा के हम यही बस हमें दार्जिलिंग लेके जाएगी। दार्जिलिंग में जो यात्री हमारे रुके हैं, जो पहले से कोई परिक्रमा में नहीं गया है वो, प्लस जो पहले पड़ाव पे आने के बाद काफी लोग जो रिटर्न आ जाते हैं, वो सभी लोग वहां पे रुके, उन सबको लेके हम सभी मानसरोवर पे जाएंगे। मानसरोवर पे जाने के बाद हम वापस फोटोग्राफी वो सब करेंगे, मानसरोवर के दर्शन करेंगे और हम निकलेंगे वापस हमारी यात्रा पे। जिस रूट से हम वापस आए थे उसी रूट पे हम वापस जाना है, यानी सागा। तो सागा जाके हम रुक जाएंगे। उसके नेक्स्ट डे सेम वापस वहां से कैरूम और उसके थर्ड डे हम वहां से बॉर्डर क्रॉस करके काठमांडू, यानी 6 तारीख को हम बॉर्डर क्रॉस करके काठमांडू शाम तक वापस आ जाएंगे। 7 जुलाई को आप सबकी रिटर्न फ्लाइट है। 7 जुलाई को वहां से सबको डिपार्चर कर दिया जाएगा। ये पूरा यात्रा का कार्यक्रम रहेगा। अब इस यात्रा में जो आपको युआन लगने वाले हैं, सबसे पहली क्वेश्चन होती है कि कौन सी करेंसी हमें लगेगी। यहाँ पे युआन, इंडियन करेंसी नहीं चलती है, आपको चाइनीज करेंसी युआन, जिसको आरएमबी भी कहा जाता है, वो लेना पड़ेगा, या तो आप डॉलर में ले सकते हैं। तो युआन आपको जो लेने हैं वो कम से कम कितने लेने चाहिए, तो घोड़े का जो खर्च है वो है 4300 युआन 3 दिन के लिए। घोड़ा एक दिन के लिए वहां पे नहीं मिलता है, पूरे 3 दिन के लिए आपको करना पड़ता है, भले आप एक दिन जाके दूसरे दिन वापस आ जाए तो भी। दूसरा है पॉटर। पॉटर का खर्चा है वहां पे 1200 से 1300 युआन, यानी ऑल टुगेदर अगर मैं गिनूं तो कम से कम पर पर्सन 5000 युआन तो हमारा घोड़ा और पॉटर में चला जाता है। दूसरा 500 युआन चाहिए हमें अष्टपद के लिए, और बाकी कोई छोटा मोटा कोई खर्चा या हमने कुछ शॉपिंग कर ली उसके लिए, तो कम से कम एक इंसान जो जब वहां पे जाता है तो पूछता है कि हमें कितने करेंसी लेके जानी चाहिए। तो युआन में अगर हम देखते हैं तो कम से कम एक पर्सन के पास 6000 मिनिमम करेंसी होनी चाहिए, ताकि घोड़ा, पॉटर और अष्टपद वो हो जाए उनका। तो 6000 करेंसी का कन्वर्सेशन आप रखिए। 6000 मल्टीप्लाई बाय अभी जो भी रेट चल रहा है, 15 रुपया, किसी को 15.5, तो जो भी रेट चल रहा है उस हिसाब से आप 6000 को कन्वर्ट कर लीजिए। उतनी इंडियन करेंसी आपको यहां से लेनी है। अगर एक्सचेंज आप वहां पे करने वाले हैं तो बॉर्डर पे एक्सचेंज मिल जाती है, काठमांडू में भी एक्सचेंज वाले आते हैं, जो रेट चल रहा होगा वही देंगे। यहां हमें इंडिया में इतना मिल रहा था और यहां पे ऐसा हो रहा है, वहां से वैसा मत कीजिएगा प्लीज, बिकॉज ये करेंसी एक्सचेंज हमारा काम नहीं है। हम आपकी सुविधा के लिए इसको उपलब्ध करते हैं। आप प्लीज यहीं से करेंसी एक्सचेंज कर लीजिए, इंडिया से ही। एक्सचेंज वालों के वहां आपको सभी ये करेंसी मिल जाती है। ये एक्सचेंज करवा लीजिए करेंसी और खुद ही लेके आइए आप, पहली बात वो। दूसरी चीज कि यात्रा के दौरान हमें खाने पीने की व्यवस्था कैसी रहेगी। प्योर वेजिटेरियन हमारे स्टाफ बॉर्डर से एंट्री करेंगे, बॉर्डर एग्जिट आप करेंगे तब तक हमारा किचन चालू रहेगा। खाने पीने की सारी व्यवस्था हमारे स्टाफ के द्वारा ही होगी। प्योर वेजिटेरियन फूड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये होगी खाने की व्यवस्था। वाहन व्यवस्था कैसी होगी, हम काठमांडू में भी जो घूमेंगे वो बस में ही होगा, एसी बस ही होगी। वहां पे बॉर्डर जाने के लिए एक दिन के लिए नॉन एसी बस लागू होती है, क्योंकि बॉर्डर का एरिया खराब होने के कारण एसी बसेस वहां पे नहीं चलती है। तो एक दिन जब हम बॉर्डर जाएंगे तब नॉन एसी बस रहेगी। बॉर्डर क्रॉस करेंगे, तिब्बत में जो भी हमें कोच में ट्रैवल करना है वो सभी एसी कोच होते हैं। तो ये हो गई हमारी वाहन व्यवस्था। अब हो गया कि ये हमारा एक्सचेंज हो गया, हमारी वाहन व्यवस्था हो गई, हमारे खाने पीने की व्यवस्था हो गई। परमिट और वीजा हमारे पास होगा। पासपोर्ट सबसे बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है, इसको बहुत संभाल के रखिए, कहीं गुम न जाए। सभी का वोटर आईडी, ओरिजिनल वोटर आईडी साथ में रखना जरूरी है। कहीं पे भी कोई भी चीज में कहीं मिसप्लेस हो जाता है पासपोर्ट, है ऐसी कुछ चीज हो गई तो हमारे पास सिर्फ एक ही आईडी है इंडियन जो वैलिड है। तो वोटर आईडी ओरिजिनल सबको अपने साथ रखना है। अब तीसरी चीज ये है कि अभी आजकल जो परिक्रमा के दौरान जो गड़बड़ी चल रही है तिब्बत में, उसके कारण उन लोग ने, चाइना वालों ने, ये कुंभ कैलाश है इस साल, यानी आप 12 साल में जो एक कुंभ आता है हमारे इंडिया में, उसी तरह कैलाश में इस साल कुंभ है। तो आप सभी बहुत लकी लोग हैं जो इस साल यात्रा कर रहे हैं। एक बार यात्रा करने के बाद आपको 12 बार का पुण्य मिलता है। तो कुंभ कैलाश होने के कारण लोकलाइट्स, तिब्बतियन जो लोग हैं वो काफी ज्यादा है वहां पे, और परिक्रमा में रहने की जो व्यवस्था है वो काफी कम है। उस कारण उन लोग को मैनेज करने के लिए आधे तिब्बतियंस और आधे इंडियंस को डिवाइड कर दिया जाता है। वहां पे टिकट सिस्टम लागू कर दी गई है। जिनको टिकट, जिस ग्रुप को जिस हिसाब से टिकट मिलती है उस हिसाब से ऊपर जाते हैं। तो यात्रा के दौरान शायद हमें 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा वहां पे रुकना भी पड़ सकता है। इस कारण शायद हम यात्रा में जल्दी जाने की भी व्यवस्था करें, ऐसा कुछ भी डिसीजन हमारा आ सकता है। इसीलिए सबके लिए जरूरी है आप सबको 24 शाम तक
रात तक आपको काठमांडू में अराइवल होना कंपलसरी है, क्योंकि हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं। जो निर्णय हम लेंगे वो आपके भले के लिए होगा। जिस टाइप से अभी लोग 2-2 दिन बॉर्डर पे रुकना पड़ रहा है, किसी को 2-2 दिन यात्राओं में रुकना पड़ रहा है, ये सब देखते हुए हम आप जो भी निर्णय लेंगे आपके भले के लिए लेंगे, ताकि आपकी यात्रा अच्छी तरह से संपूर्ण रूप से पूर्ण हो। तो आप सभी के लिए जो नए अपडेट्स होंगे वो आप जब काठमांडू अराइवल होंगे तब हम आपको दे देंगे। इसके लिए कंपलसरी है, सभी को 24 रात तक आ जाना है। सभी की फ्लाइट्स रिटर्न 7 जुलाई की है। तो ये हो गई यात्रा की इन्फॉर्मेशन, करेंसी एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन। हम जो आपको देंगे चीजें, उनकी इन्फॉर्मेशन, आपको जो सामान पैकिंग करना है, क्या क्या लेके जाना है, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। कम से कम एक आदमी को 10 जोड़ी कपड़े चाहिए। हल्के कपड़े लीजिए, हल्के यानी वजन जिनका ज्यादा ना हो और लूज इनफ हो, क्योंकि आपको ट्रैवलिंग ज्यादा करना है तो लूज कपड़े होने चाहिए। थर्मल वेयर आपको 2 जोड़ी मिनिमम चाहिए, क्योंकि सबसे अंदर आपको थर्मल वेयर पहनने जब से आपको ठंड लगनी शुरू होगी। बॉर्डर से आप जब क्रॉस करेंगे तब आपको थर्मल वेयर आपको वेयर करने हैं पहले अंदर। उसके ऊपर आपके नॉर्मल क्लोथ्स होंगे, उसके ऊपर आपके स्वेटर्स या जैकेट जो भी आप लाए होंगे वो होंगे, और उसके सबसे ऊपर होगा आपका डाउन जैकेट। तो ये 4 जोड़ी इस तरह से आपको कपड़े लेयर के पहनने होंगे, ताकि आप वहां पे हवा में आप अच्छे से खड़े रह सके और उस हवामान को आप महसूस कर सके। और आपको जो गर्म कपड़े हैं उसमें आपको मंकी कैप या हाफ कैप, जो भी आपको कंफर्टेबल है वो वुलन लेनी है। वुलन स्वेटर्स, वुलन हैंड ग्लव्स एंड वुलन सॉक्स, ये आपको कंपलसरी लेने हैं। नॉर्मल सॉक्स भी आपको 3-4 पेयर्स लेने हैं। ये हो गए कपड़े आपके। अब आपको लेना है सनस्क्रीन, फिर कोल्ड क्रीम, लोशन, लिप बाम, नॉर्मल बाम जो अभी आपको कहीं कभी सर दर्द या ऐसा कुछ हो, तो ये एक किट बना लीजिए जिसमें ये सभी चीजें हो। दूसरा एक छोटा किट बनाना है आपको, मॉर्निंग किट। आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, छोटा सा नैपकिन, टंग क्लीनर, ऐसी जो चीजें होती है वो एक छोटे से पाउच में रखिए ताकि वो अलग से रहे। और तीसरा जो अभी तैयारी करने में है, जैसे कि कुछ नाश्ते या कुछ ड्राई फ्रूट्स जो आपके घर के बने हो, ड्राई फ्रूट्स थोड़ा रोस्टेड करके ले लीजिए। कुछ नाश्ते जो घर के बने हो वो ले लीजिए साथ में, ताकि आपको कभी भी खाने की दिल करे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में हमारा मुंह का टेस्ट चला जाता है। तो वो टेस्ट चेंज करने के लिए लेना है, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही लीजिएगा, बहुत सारी क्वांटिटी में नहीं, क्योंकि खाना हम आप लोग को इतना भरपूर देते हैं कि आपको दूसरी कुछ चीजों की जरूरत नहीं होती है। तो ये हो गया खाने पीने की चीज। कुछ पिपरमेंट साथ में रख लीजिए, जैसे खट्टी मीठी, क्योंकि अगर मुंह का टेस्ट चला जाता है तो आप उसको च्यू कर सके हैं। ड्राई फ्रूट्स में ज्यादातर थोड़ी गर्म चीजें ज्यादा लीजिए, जैसे कि अंजीर है, खजूर है, तो ड्राई फ्रूट्स खजूर पाक आते हैं, वैसा कुछ थोड़ा ले लीजिए साथ में, ताकि आपको कभी भी फिलअप भूख लगे तो आप ऐसा कुछ खा सकते हैं। परिक्रमा के दौरान आप थोड़ा इसमें साथ में रख लीजिए, ताकि आपको ऐसा लगे कि दूसरा कुछ नहीं खाना है तो हमने वो 1-2 बाइट्स वो खा ली तो भी हमें अच्छा लगता है। तो ये हो गई खाने पीने की चीजें। टॉर्च सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, टॉर्च अपने साथ रखिएगा, क्योंकि टॉर्च बहुत जरूरी है। वहां पे रात को अगर आप मानसरोवर एरिया पे निकलते हैं, या परिक्रमा में भी आपको कहीं अर्ली मॉर्निंग जब निकलना होता है तब अंधेरा होता है, अंधेरे में ही हम शुरू कर देते हैं चलने वाले, तो टॉर्च सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो साथ में रखिएगा। जिनको वॉकिंग स्टिक लेनी है वो वहां पे भी बहुत अच्छी मिलती है, वहां से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी लेनी है तो ले सकते हैं। जूतों में आपको क्या करना है, तो जूतों आपके जो परिक्रमा चल के करने वाले उनके लिए कंपलसरी है कि वो ट्रैकिंग शूज लीजिएगा प्लीज, ताकि आप स्लिप न हो। जो लोग घोड़े से करने वाले हैं वो नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज जो वाटर प्रूफ होते हैं या वाटर रेजिस्टेंट होते हैं वो ले लीजिए। और 1 जोड़ी एक्स्ट्रा चप्पल्स रखिए ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। तो ये हो गया जूते चप्पल्स के लिए हो गया। कपड़े हो गए आपकी तैयारी, आपके ड्राई फ्रूट्स या थोड़ा सा सूखा नाश्ता हो गया, आपका टॉर्च हो गया, और एक है आपका गर्म पानी का फ्लास्क। सभी को एक गर्म पानी का 1 लीटर का फ्लास्क मिनिमम या मैक्सिमम, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम 1 लीटर का फ्लास्क का वो पानी का रखना है साथ में, ताकि रोज आपको पोर करके गर्म पानी ही पीजिए। और सब सुबह जब आप चलते हैं कहीं, हम आगे निकलते कोई डेस्टिनेशन एक से दूसरी जगह चलते हैं, तब आपको गर्म पानी दिया जाएगा और अपने अपने फ्लास्क में भर लीजिए। रास्ते में भी सब गर्म पानी पीजिए ताकि आपको अच्छा लगेगा। ठंडी हवा में जब हम गर्म पानी कंटिन्यूस पीते हैं तो हमारा डाइजेशन पावर अच्छा हो जाता है और हमें एल्टीट्यूड सिकनेस कम लगती है। तो ये हो गया हमारा फ्लास्क। अब है जल भरने के लिए। जल भरने के लिए आपने जो भी कैन लिया है या तो फिर बॉटल्स ली है पानी की, उसको सील करना जरूरी है। तो आप हार्डवेयर से एक छोटा एमसील का पैकेट ले लीजिए। एमसील ऐसा होता है कि जो आप जल भरेंगे उसको सील कर देंगे उस बॉटल को, तो उससे क्या होगा कि जल लीकेज नहीं होगा। आप लगेज में भी डाल देंगे आपके तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका जल आपके घर तक सेफली पहुंच जाएगा। तो एमसील साथ में रख लीजिए। तो ये सभी हो गई आपकी तैयारियां और ये सभी हो गया आपका यात्रा का प्रोग्राम। अभी इसके अलावा भी आपको कुछ भी इंक्वायरीज हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।
ओम नमः शिवाय।